गुड मॉर्निंग। नमस्कार मेरे सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों। अपनी पिछली कक्षा में हमने व्याकरण की शुरुआत की थी, हमने ग्रामर की शुरुआत की थी और हमने संज्ञा के प्रकार और सर्वनाम के प्रकार ये दोनों हमने रिवीजन कर लिया था। तो आइए उसके आज हम आगे बढ़ते हैं और उसके आगे बढ़कर आज हम क्रिया और क्रिया के थोड़े से प्रकार उसको रिवाइज कर लेते हैं। अब पहले हमने किया है, छठी कक्षा में आपने क्रिया के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है कि क्रिया क्या होती है। तो आप जानते हैं कि जिस कार्य से या जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है वो सारे एक्शन वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स जो हमें कोई ना कोई एक्टिविटी बताएं, कोई एक्शन बताएं, जिनसे हमें किसी काम के होने या करने का पता चलता हो, वो वर्ब्स होते हैं। जैसे खेलना, कूदना, आना, जाना, रोना, इस तरह की बहुत सी क्रियाएं होती हैं। उठना, बैठना, हंसना, लिखना, करना, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, रोना, इस तरह के बहुत सारे अनेकों अनेक शब्द क्रिया में होते हैं। लेकिन हिंदी में जो क्रिया के शब्द होते हैं उनकी एक खास विशेषता होती है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो मेन वर्ड होता है, जो मुख्य शब्द होता है, जैसे आ हो गया, तो ये जो मुख्य शब्द होता है, इस मुख्य शब्द में अगर आप ना लगाएंगे तो उससे एक मीनिंगफुल शब्द बनेगा आना। देखिए जैसे जा है, अगर जा में आप ना लगा देते हैं, अगर आप जा में ना लगा देते हैं तो आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है जाना, जो कि एक एक्शन वर्ड है। अगर आप हंस शब्द में ना लगाइए तो शब्द बन जाता है हंसना। इसी तरह रो में अगर ना लगाइए तो रोना बन जाता है। खेल में अगर ना लगाइए तो खेलना बन जाता है। लेकिन वही आप सुंदर में ना लगाइए, सुंदरना, कोई शब्द नहीं बना। अच्छा में ना लगाइए, अच्छा ना, कोई शब्द नहीं बना। रूप में ना लगाइए, रूपना, कोई शब्द नहीं बना। तो इसका मतलब है कि मूल शब्द में, एक बेसिक वर्ड में जब आप ना लगा देते हैं और ना लगाने से आपको जब मीनिंगफुल शब्द मिल जाता है, किसी भी बेसिक वर्ड में ना लगाने पर जब मीनिंगफुल शब्द मिलता है, उसका कोई अर्थ होता है, ऐसा शब्द मिलता है, तो ऐसा शब्द जो है वो क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, रोना, धोना, आना, जाना, खेलना, हंसना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, करना, जीतना, हारना, मुस्कुराना, रोना, बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं। जब भी किसी बेसिक वर्ड में ना लगाने पर अगर मीनिंगफुल शब्द बनता है तो वो क्रिया है, और हिंदी में उसे क्रिया कहोगे। वो एक एक्शन वर्ड होगा, वो एक ऐसा शब्द होगा जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। वैसे तो क्रिया के कई प्रकार होते हैं, लेकिन हमारी सातवीं कक्षा के पोर्शन में जो क्रिया के प्रकार हैं वो हैं अकर्मक और सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। हर दिन हम जितना हमसे हो पाएगा एक एक या दो दो क्रियाओं को पढ़कर हम उन्हें पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले क्रिया के प्रकार रिपीट कर देती हूँ मैं इस चीज को। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। अब सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो आइए हम देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है। आप बहुत ध्यान से इसे समझ लेंगे। हमारा जो पहला उदाहरण है या हमारी जो पहली क्रिया का प्रकार है वो है सकर्मक क्रिया। जैसे माँ ने फल खरीदा। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो उसमें जो माँ है, माँ फल खरीदने का जो मेन काम है वो मेन काम माँ ने किया है, इसलिए माँ जो है वो एक सब्जेक्ट है। तो जब और क्या खरीदा है माँ ने? फल। तो फल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। माँ ने फल खरीदा, माँ सब्जेक्ट है। माँ ने क्या खरीदा? फल खरीदा। माँ ऑब्जेक्ट है और खरीदना वर्ब है। इसका मतलब है हमारा जो पहला सेंटेंस है उसमें माँ सब्जेक्ट, फल ऑब्जेक्ट और खरीदा वर्ब।
इसका मतलब है हमारा वो सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वाला सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों है। तो वो सेंटेंस जिसमें वो वाक्य जिसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हो, ठीक है, वो सकर्मक क्रिया होती है। अब समझिए कभी आप ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाए तो ऐसी सिचुएशन में आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं कि जब सब्जेक्ट का इफेक्ट किसी चीज पर पड़ता है और सब्जेक्ट के इफेक्ट से वो चीज इफेक्टेड होती है तो वहां पर वो ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, वो किसी चीज पर अपना इफेक्ट डाल रहा हो, प्लस उसमें वर्ब हो, ये तीनों ही चीजें अगर उस सेंटेंस में होंगी तब जाकर वो वाक्य जो है वो वाक्य एक सकर्मक क्रिया का वाक्य बनेगा। पूरे वाक्य को हम लिखते हैं सकर्मक क्रिया। इसके बाद का हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं। रमेश ने रोटी खाई। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर रमेश जो है वो सब्जेक्ट है। रमेश का पूरा इफेक्ट रोटी पर पड़ रहा है, रोटी खाई जा रही है, रोटी खत्म हो रही है, तो रोटी जो है वो ऑब्जेक्ट है और खाना जो है वो वर्ब है। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हो, प्लस सब्जेक्ट जो है वो किसी चीज को पूरी तरह अपना इफेक्ट डाले, उस पर अपना पूरा प्रभाव डाले, तो वो जो सेंटेंस बनता है वो सेंटेंस एक सकर्मक क्रिया का सेंटेंस बनता है। ऐसे देखिए, बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर अब बच्चा जो है वो सब्जेक्ट है, पतंग, बच्चे का पूरा असर पतंग पर पड़ रहा है, पतंग जो है वो उड़ने का काम कर रही है, पतंग ऑब्जेक्ट है और उड़ा रहा है वर्ब है। हम साइकिल से स्कूल पहुंचे, यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, हम तो सब्जेक्ट हैं लेकिन हमारा इफेक्ट जो है वो साइकिल पर भी पड़ा और हमारा इफेक्ट जो है वो स्कूल पर भी पड़ा। हमने साइकिल को भी इफेक्टेड किया कि हमने उसको यूज किया और हम स्कूल पर पहुंचे तो स्कूल पर भी इफेक्ट पड़ा। ये अलग बात है कि अब हम कोरोना की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और हम एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं, अपने स्कूल को याद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम साइकिल से स्कूल पहुंचे। आप यहाँ पर ध्यान दें तो हम जो है वो सब्जेक्ट है, साइकिल और स्कूल दोनों ऑब्जेक्ट है और पहुंचना जो है वो वर्ब है। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हैं। इसके बाद सीता ने कपड़े धोए, सीता सब्जेक्ट है, सीता का पूरा इफेक्ट कपड़ों पर पड़ा, वो धोए गए, कपड़े ऑब्जेक्ट है और धोना जो है वो वर्ब है। मोर जंगल में नाचता है, मोर जो है वो सब्जेक्ट है, जंगल ऑब्जेक्ट है, जंगल पर मोर के नाचने का असर पड़ रहा है और नाचना जो है वो वर्ब है। तो इस तरह से जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हो, प्लस सब्जेक्ट का पूरा प्रभाव पड़ रहा हो ऑब्जेक्ट पर, वो वाक्य सकर्मक वाक्य होता है। इसके अलावा मैं आपको छोटी सी एक और ट्रिक बता देती हूँ। जब अगर आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट आंसर में मिलता है। जैसे माने क्या खरीदा, तो इसका आंसर होगा फल। रमेश ने क्या खाई, इसका आंसर होगा रोटी। बच्चा क्या उड़ा रहा है, आंसर होगा पतंग। हम कैसे स्कूल पहुंचे, हम साइकिल से स्कूल पहुंचे। सीता ने क्या धोए, कपड़े धोए। मोर कहाँ नाच रहा है, जंगल में नाच रहा है। तो आप जब भी क्या प्रश्न पूछेंगे या कोई प्रश्न पूछेंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो आंसर में मिलता है। तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? इसकी परिभाषा ऐसे बनेगी कि जब कर्ता जो है वो कर्म पर अपना पूरा प्रभाव डालता है और कर्म पर पूरा प्रभाव पड़ता है तब उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए अब हम सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिख लें। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों वहाँ अकर्मक लिखा है, गलत लिखा है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे।
सकर्मक क्रिया ऐसी आप हेडिंग डालेंगे और सकर्मक क्रिया आप हेडिंग डालकर जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक नहीं लिखना है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसे लिख लेंगे। अनुराग ने फल खरीदे। अनुराग का असर फलों पर पड़ रहा है। अविनाश ने कुत्ते को दूध पिलाया। अविनाश का असर कुत्ते और दूध दोनों पर पड़ रहा है। दो यहाँ पर कर्म है। इस तरह से सकर्मक क्रिया के ये 2 उदाहरण हैं। इसके बाद क्रिया का दूसरा प्रकार, क्रिया का अगला प्रकार शुरू होता है जिसका नाम है अकर्मक क्रिया। अब ये अकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, अकर्मक, अ मतलब जिसमें नहीं है कर्म, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अकर्मक, इसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं, अकर्मक क्रिया है। अब जैसे पक्षी उड़ते हैं, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब 2 ही होते हैं और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को डोमिनेट करती है। यहां पर वर्ब मेन होती है और वर्ब का पूरा असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा होता है, इसीलिए इसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो पक्षी है, पक्षी सब्जेक्ट है और उड़ते हैं वर्ब है। तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। और उड़ कौन रहा है? पक्षी उड़ रहा है, तो उड़ने का पूरा असर जो है वो पक्षी पर पड़ रहा है। हम इसके बाद के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी सब्जेक्ट और उड़ना वर्ब, और वर्ब का पूरा असर सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। मैं रात भर सोता रहा। अब इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट हूं। अब सोने से रात इफेक्टेड नहीं हो रही है, सोने से मैं इफेक्टेड हो रहा हूं। तो सब्जेक्ट जो है वो, सब्जेक्ट का पूरा असर, मैं सब्जेक्ट हूं और रात भर, यहां पर रात इफेक्टेड नहीं हो रही है, यहां पर रात यहां ऑब्जेक्ट नहीं है। सोता रहा, तो सोने का इफेक्ट जो है वो मुझ पर पड़ रहा है कि मैं जो हूं वो रात भर सोता रहा, या मैं जो हूं वो रात भर सोती रही। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को इफेक्ट करती है। बच्चा लगातार हंसता रहा। अब लगातार यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हंसने का असर जो है वो बच्चे पर पड़ रहा है। वर्ब जो है वो सीधे सीधे सब्जेक्ट को इफेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो सब्जेक्ट है और हंसता रहा वर्ब है। गीता तेज गाती है, हमारा अगला एग्जाम्पल। अब इसमें गाने का असर गीता पर पड़ रहा है। यहाँ पर तेज या कम जो है वो इफेक्टेड नहीं है, गाने का असर जो है वो गीता पर हो रहा है। तो गीता जो है वो सब्जेक्ट है और गाना वर्ब है। बच्चा दिन भर रोता रहा। अब यहाँ पर दिन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, रोने का इफेक्ट जो है वो बच्चे पर पड़ रहा है। तो बच्चा जो है वो सब्जेक्ट होगा और रोता रहा वर्ब होगा। घोड़ा दौड़ता है, अब दौड़ने का असर जो है वो घोड़े पर पड़ रहा है। तो इस तरह से जब किसी सेंटेंस में कर्म नहीं होता, जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म होता ही नहीं, वर्ब का पूरा असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब होता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या होगी? अकर्मक क्रिया की ये परिभाषा होगी कि जो क्रिया है, क्रिया का पूरा असर जब कर्म पर पड़ता है तब हम उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए अब हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखें। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं, क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं, तो इसमें वर्ब जो है वो डायरेक्टली कर्ता पर असर डालती है, डायरेक्टली सब्जेक्ट पर असर डालती है। तब जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे
अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मोर नाचता है, नाचने का असर मोर पर पड़ रहा है। अविनाश हंसता है, हंसने का असर अविनाश पर पड़ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया को ठीक से समझ गए हैं। अब अपना होमवर्क आप ध्यान से सुनेंगे और उसको अपनी हिंदी नोटबुक में ज़रूर पूरा करेंगे। आपका जो अगला पाठ है देहात और शहर, उस पाठ को पढ़कर उस पाठ से आप 5 उदाहरण सकर्मक क्रिया के खोजकर और 5 उदाहरण अकर्मक क्रिया के खोजकर लिख लेंगे। देहात और शहर पाठ से 5 एग्जाम्पल्स सकर्मक क्रिया और 5 एग्जाम्पल्स अकर्मक क्रिया के आप ढूंढकर लिख लेंगे। धन्यवाद।